Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 10th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है जोशीमठ टाउन के बारे में। हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जोशीमठ जो है, तो जोशीमठ टाउन में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स पैनल का क्या कहना है। जोशीमठ को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये यहाँ पर लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन है और इसीलिए वहाँ पर जो फैमिलीज़ रहती हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ये एक्शंस अब लिए जा रहे हैं, लेकिन 46 ईयर्स अगो एक कमेटी बनी थी, मिश्रा कमेटी, जिसने कि रेकमेंड किया था कि जोशीमठ टाउन में अगर यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो बहुत प्लान्ड अर्बनाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। तो ये सब यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी गई थी, लेकिन ये जो रिपोर्ट थी उसके रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया एंड अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि जोशीमठ जो है वहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। जोशीमठ इज सिंकिंग। The writing was on the wall as early as almost half a century ago when an 18-member committee warned that the town of Joshimath is geologically unstable and suggest किए गए थे several restrictions and यहाँ पर remedial measures लेने की ज़रूरत थी। The committee, under the chairmanship of then Commissioner Mahesh Chandra Mishra, was set up to probe the cause of landslides and sinking of Joshimath town. 1976 it suggested कि restrictions लगाने की ज़रूरत है on heavy construction work, agriculture on slopes, felling of trees, construction of पक्का drainage to stop seepage of rainwater, proper sewage system and cement blocks on river banks to prevent erosion. करंट क्राइसिस हम देख रहे हैं एंड कांग्रेस एंड बीजेपी बेसिकली यहाँ पर दोनों को ब्लेम कर रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को ब्लेम कर रही है, बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस को ब्लेम कर रही है कि आपने ये जो रिपोर्ट है इसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी हम एक्सप्लेन्ड पेज पर भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नर ओमिट्स तमिल लीडर्स इन असेंबली स्पीच वॉक्स आउट। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नर को स्पीच प्रिपेयर करके दी गई थी कि न्यू असेंबली सेशन है तो यहाँ पर गवर्नर की स्पीच होती है, तो उनको स्पीच दी गई थी, लेकिन बेसिकली उन्होंने उसको वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं किया एंड कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए और उसके बाद यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया। तो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन मूव्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द ओरिजिनल स्पीच इन तमिल टू बी प्लेस्ड इन रिकॉर्ड्स। अब ये जो फेस ऑफ है ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, जैसे कि हमने जब डिस्कस किया था कि तमिलनाडु ने एक नीट बिल इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन जो गवर्नर है उस नीट बिल को एसेंट नहीं दे रहे हैं। गवर्नर्स एक्शन वॉज रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल एंड अगेंस्ट द द्रविडियन मॉडल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पर और भी इश्यूज बताए गए हैं जो कि तमिलनाडु में चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बिल है नीट बिल, जिसमें की बात की गई है कि अबॉलिशन ऑफ नीट फॉर मेडिकल एडमिशंस एंड अनदर ऑन द रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असासिनेशन केस। लेकिन ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है एंड जो गवर्नर है एसेंट नहीं दे रहे हैं। लास्ट अप्रैल द डीएमके गवर्नमेंट बॉयकॉटेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय रवि to protest against the alleged delay on his part in clearing several cabinet recommendations and a dozen bills passed by the assembly, including one seeking the abolition of NEET for medical admissions. तो basically आपको बस फेस ऑफ पता होना चाहिए एंड इसका क्या रीज़न है, बस आपको ये सब पता होना चाहिए, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है last 5 years 79% of new high court judges upper caste, SC and minority 2% each। इसमें यह बताया गया है कि अभी भी सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। अंडरलाइनिंग दैट द ओनर्स ऑफ इंश्योरिंग डाइवर्सिटी ऑन द बेंच इज ऑन द जुडिशरी एंड जब यहाँ पर कलेजियम रिकमेंडेशंस देती है तो कलेजियम को इस पॉइंट को भी कंसिडर करना चाहिए, क्या सोशल डाइवर्सिटी इंश्योर हो रही है। The Union Law Ministry has told the Parliamentary Standing Committee on Law and Justice that 79% of all High Court judges appointed in the last 5 years, तो ये upper caste general category से थे। The data show that from 2018 to 2022, a total of 537 judges were appointed to various high courts, जिसमें से 79% general category से थे, 11% from the OBC and 2.6% from the minority. Scheduled caste and scheduled tribes accounted for 2.8% and 1.3% रिस्पेक्टिवली। तो काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है
In 2018, the ministry had asked those recommended by the Supreme Court Collegium to fill a form with details of their socio-economic background and हमें ये पता चला कि social diversity नहीं है and higher judiciary में social diversity होनी चाहिए। अब कोई कोटा फिक्स्ड तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर कलेजियम सिस्टम था जिसको सेकंड जजेस केस भी कहते हैं, तो वहाँ पर एम्फेसाइज किया गया था कि रिप्रेजेंटेशन भी एक फैक्टर होगा जब रिकमेंडेशन दी जाएगी फॉर अपॉइंटमेंट्स, तो रिप्रेजेंटेशन को भी कंसिडर किया जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट्स आर मेड अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोई भी कोटा फिक्स्ड नहीं है। हाउएवर द लैंडमार्क 1993 केस इन द सुप्रीम कोर्ट दैट established the collegium system of appointing judges, popularly known as the second judges case, emphasized representation as a factor in making recommendations for appointments. फिर यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जैसा रिलीजियस कैरेक्टर है वो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन राम जन्मभूमि एक्सेप्शन है क्योंकि उस समय ये केस कोर्ट में था। Enacted when the Ram Temple movement was at its peak, mandates that the nature of all places of worship barring the one at Ayodhya, तो इसको मेंटेन किया जाएगा जो कि यहाँ पर इसका नेचर था ऑन August 15, 1947। In its Ayodhya judgment of 2019, the Supreme Court had hailed the Places of Worship Act 1991. It described the law as a legislative instrument and जिसकी वजह से प्रोटेक्ट होता है secular features of the Indian polity, जो कि one of the basic features of the Constitution। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेंटर ने और ज़्यादा टाइम मांगा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है। अब हम चलते हैं आगे। प्रवासी भारतीय, इसके बारे में हम एक्सप्लेन्ड पेज पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया नॉट आइसोलेशनिस्ट और मेंट ओनली फॉर कंट्री। तो यहाँ पर ये कहा गया कि मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इंडिया के लिए बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर दुनिया के लिए भी बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एंड इसके लिए हम यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट भी करने के लिए तैयार हैं। इंडियाज़ एफर्ट्स towards Make in India are neither isolationist nor are they meant for India alone. India does not believe in a hierarchical conception of world order. Basically हमारा ये नहीं मानना है कि यहाँ पर जैसे कि बाईपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, दो यहाँ पर पावर्स हो गई चाइना यूएसए, हम यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव रखते हैं where a few countries are considered superior to others, he said, adding that India's international relations are guided by the very essence of sovereign equality and dignity. जैसे यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या करता है, जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं उनकी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करता है। He was addressing the ambassadors roundtable here ahead of Aero India 2023, India's premier global aviation trade fair scheduled to be held in Bengaluru। तो ये जब होगा हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर C-295 एयरक्राफ्ट की बात की गई जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है। Citing the contract India signed for manufacturing C-295 aircraft for the Indian Air Force, emphasizing that Make in India encompasses Make for the world, he told the ambassadors that partnerships and joint efforts are the two keywords जो कि differentiate करता है इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप को with other nations। A report by CPRI states that India ranks 23 in a list of the 25 largest exporters of major arms and हमारा शेयर कितना है 0.2% का, पहले कितना था 0.1% का, had a 0.2% share of the global arms exports between 2017 and 2021 up from 0.1% जो कि उस समय से पहले था। He said India's defense exports have grown by 8 times in the last 5 years and ये अभी 75 countries को कवर करते हैं। पीएम कंसर्न्ड ओवर ब्राज़ील वायलेंस। तो ब्राज़ील में क्या हुआ, तो हमने डिस्कस किया था, ब्राज़ील में बेसिकली इलेक्शंस हुए थे कुछ टाइम पहले एंड यहाँ पर एक तो बोल्सोनारो थे जो कि करंट लीडर थे वहाँ के, फिर उसके बाद यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो जीत जाते हैं सिल्वा। अब यहाँ पर जो बोल्सोनारो हैं उनके सपोर्टर्स ये मानने को रेडी ही नहीं है कि यहाँ पर बोल्सोनारो हार गए हैं और उनका ये कहना है कि इलेक्शंस रिग्ड हैं एंड जिसकी वजह से वो यहाँ पर वॉयलेंस करते हैं, राइटिंग करते हैं, जैसा कि यूएस में हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर मानने को रेडी नहीं थी कि वो यहाँ पर हार गए हैं एंड उनके सपोर्टर्स भी नहीं मानने को रेडी थे और उनका ये कहना था कि इलेक्शंस रिग्ड हैं और उसके बाद यहाँ पर कैपिटल हिल के ऊपर वॉयलेंस होता है। सिमिलर केस हुआ है ब्राज़ील में। तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो,
तो इंडिया में आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस एंड बीजेपी, तो ये इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। वो बात अलग है कि ये सब कहते रहते हैं कि ईवीएम में धांधली हो गई अगर ये लोग हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। तो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, जो कि ब्राज़ील में नहीं हो रहा है, आज कुछ टाइम पहले यूएसए में भी नहीं हुआ था। Prime Minister Narendra Modi on Monday expressed deep concern over reports of rioting in Brazil by supporters of former President Jair Bolsonaro and asserted that democratic traditions must be respected by everyone. The supporters of far-right leader Bolsonaro, who have refused to accept his election defeat, stormed Brazil's Congress, the Supreme Court, and Presidential Palace in the capital Brasilia on Sunday. इन जनवरी 2021 यूएस में भी हमने सेम इंसिडेंट देखा था। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। पोल पैनल अगेंस्ट पैरिटी बिटवीन एज टू वोट कंटेस्ट। तो वोटिंग एज जो है वो है 18 साल, लेकिन यहाँ पर लोकसभा के लिए जो एज है ये यहाँ पर 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है। तो इसको यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की गई कि जो लोकसभा है उसकी 25 से 21 कर देते हैं एंड जो राज्यसभा है उसकी 30 से 25 कर देते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट है। इलेक्शन कमीशन क्यों इसके अगेंस्ट है? तो उसके लिए एक पॉइंट बताया गया है कि बेसिकली वोट देना और लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना ये दो अलग चीज़ें होती हैं। तो अंबेडकर हैड सजेस्टेड दैट पीपल हु हैव सम हायर क्वालिफिकेशन, अब बेसिकली यहाँ पर 21 साल में तो कॉलेज भी नहीं कंप्लीट होता है, तो अंबेडकर हैड सजेस्टेड दैट पीपल हु हैव सम हायर क्वालिफिकेशन हैड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड सर्व द लेजिस्लेचर। इसीलिए यहाँ पर जो कंटेस्ट करने की एज है ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। दैट लेजिस्लेचर्स हैव बीन एंट्रस्टेड विद द मोस्ट क्रूशियल एंड वाइटल रोल, क्योंकि उनको यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाने हैं, प्रोग्राम्स बनाने हैं, लॉस को इनैक्ट करना है। तो वोट देना एंड इलेक्शंस को कंटेस्ट करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि यहाँ पर पैरिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन एज टू वोट एंड कंटेस्ट। फिर यहाँ पर बात की गई है जो माइग्रेंट वोटर्स के लिए यहाँ पर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन आई थिंक 16 जनवरी को होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अगर आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करोगे तो आप सारी न्यूज़ को कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन अगर आप महीने में 10 दिन ही सिर्फ पढ़ोगे और बाकी 20 दिन नहीं पढ़ोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है अमिट टारगेटेड एविक्शन रो फ्लेयर अप। अब यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ में। तो एक तो यहाँ पर ट्राइब की बात की गई, माइसिंग ट्राइब, जो कि आपको असम में भी मिल जाएगी एंड अरुणाचल में भी मिल जाएगी, तो ये ट्राइब इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात की गई है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड ओटीएफडी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो जो कम्युनिटीज़ हमेशा से डिपेंडेंट रही हैं फॉरेस्ट के ऊपर फॉर देयर लाइवलीहुड, तो ये उनके राइट को रिकॉग्नाइज करता है FRA 2006। आगे चलते हैं हम। Brahmins protest Karnataka bid to re-allot 6% EWS quota to Vocaligas Lingayats। तो ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कर्नाटका में बेसिकली यहाँ पर 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं, एक है वोकालिगा एंड दूसरी है लिंगायत। फिर हमने यहाँ पर पंचमसलीज सबसेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि वीरशैव लिंगायत के सबसेक्ट हैं। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो यहाँ पर EWS कोटा है, तो जो वोकालिगास एंड लिंगायत्स हैं इनको यहाँ पर क्लासीफाई किया जा रहा है कि ये यहाँ पर मॉडरेटली बैकवर्ड है एंड इनको EWS कोटा का कुछ शेयर दिया जाएगा। तो ब्राह्मण्स का ये कहना है कि अगर आप इनको इसमें भी शेयर दे दोगे तो हमारा तो कोटा बहुत कम बचेगा ना, एंड वैसे भी यहाँ पर जो EWS कैटेगरी कोटा है ये तो सोशली बैकवर्ड कास्ट के लिए है ही नहीं। Argued that the communities enjoying quotas under the socially backward categories can't be provided the EWS category quota as per the 2019 constitutional amendment। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कर्नाटका में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पर वू करने की कोशिश की जा रही है। Karnataka government's recent proposal to redistribute 6% of the 10% economically weaker section quota among the state's 2 dominant caste Vocaligas and Lingayats has upset the upper caste Brahmin community। and इनका कहना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब हम चलते हैं आगे। Do not outsource excellence। तो हमने यहाँ पर कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, आई थिंक कल भी डिस्कस किया था, कि यहाँ पर UGC ने ड्राफ्ट नॉर्म्स रिलीज़ किए हैं एंड इसमें ये कहा गया है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने कैंपसेस इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, जो कि यहाँ पर
वर्ल्ड रैंकिंग्स में टॉप 500 में है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा कोई अगर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है अपने कंट्री में तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। तो ऑथर का ये कहना है कि आप एक्सीलेंस को आउटसोर्स क्यों करना चाह रहे हो, आपको इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ ही वर्ल्ड लेवल की बनानी चाहिए अगर आपको सच में विश्वगुरु बनना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड अपनी ब्रांच इंडिया में खोलती भी है तो आपने तो लिख दिया नॉर्म्स में कि यहाँ पर जो लेवल होना चाहिए एजुकेशन का वो सेम होना चाहिए जो कि आपकी मेन ब्रांच का है, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? तो सच में ऐसा नहीं होगा। The 2020 National Education Policy was a path-breaking moment in the annals of Indian higher education, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इसका यहाँ पर ओवरऑल होगा, री एनर्जाइज किया जाएगा, इंडिया विल बी प्रोमोटेड एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन। तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बनाओ कि बेसिकली यहाँ पर बाहर से स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आए। Regulatory bodies have been advancing new policy initiatives to realize this vision. The just announced University Grants Commission setting up an operation of campuses of foreign higher educational institutions in India regulations 2023 have reignited debates on the internationalization of Indian higher education. And यहाँ पर ऑथर ने सबसे पहले बात की है फ़ी की। तो यहाँ पर जो नॉर्म्स है उसमें ये कहा गया है कि इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, ये अपनी फ़ी खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर हम इनकी फ़ी देखें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात की गई है जिसकी जो फीस है ये है 55 लाख पर एनम। ट्यूशन फीस अलोन वुड बी अबाउट 15 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये अपने कैंपसेस को इंडिया में सेटअप भी करेंगे तो यहाँ पर कौन बच्चे यहाँ पर पढ़ पाएंगे? तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पर रिच फैमिलीज़ के बच्चे होंगे सिर्फ वही पढ़ पाएंगे। Prohibitive cost will preclude education in any foreign university campus for most aspirants. The new proposal reshapes the NEP's vision. तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करते हैं कि हम यहाँ पर इंक्लूजन लाएंगे, एक्विटी लाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कहोगे कि आप इंडिया में सेटअप करो तो इनकी फ़ी इतनी ज़्यादा होगी कि ये सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन किसको प्रोवाइड करेंगे? सुपर रिच को। सेकेंड, द एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटी कैंपसेस मेक द प्रोजेक्ट अनवायबल। द विजन ऑफ यूनिफॉर्म एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की जो इनकी पेरेंट यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है सेम स्टैंडर्ड यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये सिर्फ आपका एक विजन है, ये रियलिटी बनना मुश्किल होगा। However, the reality is international campuses have become a second rate option and जिन बच्चों को यहाँ पर मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिल पाता है वो यहाँ पर सोचेंगे कि ठीक है इसमें हम एडमिशन ले लेते हैं। थर्ड, द लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल हायर एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है पोस्ट कोविड। Instead of enabling the creation of international campuses of universities from developed countries, क्या करने की ज़रूरत है? We need to focus on becoming a global higher education destination in our own राइट। वी विल नॉट रियलाइज द विश्वगुरु एस्पिरेशन अगर हम यहाँ पर प्रेस्टिजियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ये कहेंगे कि आप इंडिया में यहाँ पर अपने कैंपसेस को सेटअप करो। वी मस्ट अज्यूम द लीडरशिप रोल जो कि हमारे पास 2000 साल पहले था, जब इंडिया में नालंदा था, तक्षशिला था, वल्लभी था, विक्रमशिला था, जो कि यहाँ पर फैकल्टी को अट्रैक्ट करता था, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो इस स्टेटस को वापस से क्लेम करने की ज़रूरत है। वी कैन बी ट्रूली ग्लोबल लीडर्स इन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। लाइकवाइज वी कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रिसर्च एट अ रिलेटिवली लोअर कॉस्ट। यहाँ पर ऑथर ने मार्स का एग्जाम्पल दिया है, तो मार्स का हमने सक्सेसफुल मिशन सिर्फ एक मॉडेस्ट बजट के साथ कर दिया जो कि सिर्फ $74 मिलियन का था। वी नीड टू डू 5 थिंग्स टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन इंटरनेशनल एजुकेशन। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि आपको अपने यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हैं, पुअरली गवर्न है, तो इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस्टेब्लिश ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया लेड बाई द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर टू केटर टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंडिया का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ये बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड है। अगर आप नेशनल देखो तो 22% है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट्स का 52% भी है। वी मस्ट बिल्ड मोर पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री एंड इनको यहाँ पर ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, रेगुलेशन थोड़ा कम किया जाए, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये अभी फेस कर रहे हैं अक्यूट रिसोर्स स्कार्सिटी, तो ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट यहाँ पर एनकरेज कर सकती है CSR एंड फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स विद मोर टैक्स इंसेंटिव्स। The NEP envisages breaking the long-standing barriers between public and private institutions। तो बेसिकली इंडिया में एक हायरार्की डेवलप हो गई है कि सबसे पहले यहाँ पर IITs IIMs आते हैं, उसके बाद यहाँ पर NITs आ जाते हैं, फिर यहाँ पर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, उसके बाद यहाँ पर कहीं जाकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो फर्स्ट द IITs एंड IIMs आर प्लेस्ड हाई इन द पैकिंग ऑर्डर, देन यहाँ पर NITs, देन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो इसकी वजह से क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़।
बाकी जो यहाँ पर रेगुलेटरी इकोसिस्टम है इसको ज़्यादा लिबरल एंड प्रोग्रेसिव बनाने की ज़रूरत है, सो दैट हम यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। और ऑथर को वैसे भी ये लगता है कि कोई भी यहाँ पर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपनी ब्रांचेस इंडिया में नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। इन एनी केस आई डू नॉट थिंक एनी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ वुड सेट अप कैंपसेस इन इंडिया एंड फॉर गुड रीजंस। नेक्स्ट द ग्रेट ओबीसी डेटा वॉइड। तो ऑथर ने कहा कि ओबीसी डेटा वॉइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी हमने यूपी में डिस्कस किया था कि ट्रिपल टेस्ट नहीं किया गया था एंड इसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप इलेक्शंस कराओ लेकिन आप ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उसके बाद यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई एंड उसके बाद ये कहा गया कि आपको यहाँ पर मार्च 31 तक का टाइम दिया गया है, आप यहाँ पर एक कमीशन बना दी गई, कमीशन यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट करेगी एंड उसके बाद यहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा एंड इलेक्शंस कराए जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट हमने डिस्कस किया, ट्रिपल टेस्ट में यहाँ पर बात की गई थी कि आप एक कमीशन बनाओगे, कमीशन यहाँ पर बैकवर्डनेस देखेगी एंड जो यहाँ पर एग्रीगेट रिजर्वेशन होना चाहिए एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ये यहाँ पर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसी न्यूज़ हमने मध्य प्रदेश को लेकर भी सुनी थी, महाराष्ट्र को लेकर भी सुनी थी कि इनके पास यहाँ पर ओबीसी डेटा है ही नहीं। In the digital age of data mining, Indian politics faces a great void concerning population data of the OBC. Since the Mandal movement in 1989, OBC politics has had a major impact. And यहाँ पर जो पार्टीज हैं ये क्या करती है, ये यहाँ पर OBC वोट बैंक को यूज़ करती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, लेकिन इनके पास OBC का डेटा नहीं है। गिवन द एब्सेंस ऑफ ओबीसी पॉपुलेशन डेटा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शंस कराओ लेकिन आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते ओबीसी सीट्स के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया है। द जजमेंट लेड डाउन द प्री रिक्विजिट कि आपको यहाँ पर ओबीसी बैकफंड को देखना है एंड उसके बाद आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है लोकल बॉडीज में। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने इनको मार्च 31 तक का टाइम दिया है। इंटरेस्टिंगली, नीदर एनी स्टेट गवर्नमेंट नॉर द सेंटर हैज़ रिलीज्ड एनी ओबीसी बैकवर्डनेस और इवन पॉपुलेशन डेटा। 2011 में एसईसीसी हुआ था लेकिन उसके डेटा को भी नहीं रिलीज किया गया, बट द डेटा वाज नेवर रिवील्ड बाय द सेंसस कमिश्नर। बाय द टाइम द डेटा वाज कंपाइल्ड इन 2014, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट चोज नॉट टू मेक इट पब्लिक एंड यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना था कि इस डेटा में इनकन्सिस्टेंसीज है तो इस डेटा को हम रिलीज नहीं करेंगे। इट वॉज ओनली इन May 2022 दैट द कोर्ट अलाउड ओबीसी रिजर्व सीट्स इन म्युनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शंस इन द स्टेट आफ्टर द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड एविडेंस ऑफ डेटा एंड गुजरात में भी ऐसा चल रहा है। द डिमांड फॉर द एन्यूमरेशन ऑफ द ओबीसी पॉपुलेशन बिकेम अ मेजर पॉलिटिकल इशू जब 103rd अमेंडमेंट हुआ, जिसमें की बात की गई कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा टू ईडब्ल्यूएस। द डिमांड फॉर ओबीसी एन्यूमरेशन, यहाँ पर बात की गई कि सेंसस में ओबीसी एन्यूमरेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसके बाद भी ये नहीं अलाउ किया गया। सम पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम बिहार कॉल्ड फॉर अ बॉयकॉट ऑफ द सेंसस अगर ओबीसी को एन्यूमरेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है द वार्निंग फ्रॉम जोशीमठ। सेम पॉइंट से एक बार हम देख लेते हैं। द सब्सिडेंस का मतलब होता है ग्राउंड सिंकिंग, जमीन का धंसना। इन जोशीमठ इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली, उत्तराखंड, विच इज स्पाइक्ड एट एन अलार्मिंग रेट ओवर द पास्ट फ्यू डेज। अब ये पहला इंसिडेंट नहीं है उत्तराखंड में, इससे पहले भी हो चुका है केदारनाथ फ्लड्स, डिवास्टेटिंग केदारनाथ फ्लड्स ऑफ 2013। तो जोशीमठ में ये जो हो रहा है ये दिखाता है इग्नोरेंस एंड अपैथी। इट इज़ वाइडली नोन कि जो उत्तराखंड है ये फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। द रीजन ऑल्सो फेसेस फ्रीक्वेंट नेचुरल कैलामिटीज सच एज लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, फ्लैश फ्लड्स, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ है। स्पीकिंग ऑन जोशीमठ स्पेसिफिकली, मिश्रा कमेटी रिपोर्ट जो कि 1976 में यहाँ पर आई थी एंड इसमें ये कहा गया कि ये जो टाउन बना हुआ है ना, ये किसके ऊपर बना हुआ है, इनफैक्ट ऑन अ डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड स्टोन, और ये कोई मेन रॉक के ऊपर नहीं बना हुआ है। तो बेसिकली फाउंडेशन ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है। द टाउन इज नॉट एक्चुअली बिल्ट ऑन द मेन रॉक ऑफ द माउंटेन। द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द अंडर कटिंग बाई द करंट्स ऑफ द अलकनंदा रिवर मेक्स द एरिया इवन मोर प्रोन टू डिजास्टर्स। एंड उसके बाद भी यहाँ पर रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हुआ, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ। तो आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर ह्यूमन के द्वारा की गई एक इंसिडेंट हो रहा है। दिस बैक्स द क्वेश्चन, कुड द करंट सिचुएशन, तो ये जो करंट सिचुएशन है क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता था अगर यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं ये लोगों की वार्निंग्स को सुनते। इट वुड बी ईजी टू डिसमिस द करंट कैटास्ट्रॉफ, कि आप ये कह सकते हो कि उत्तराखंड में तो ऐसा होता ही रहता है, फ्रेजाइल एरिया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स मस्ट बी हाईली रेगुलेटेड इन सेंसिटिव लाइक जोशीमठ, बट एज इज द केस इन मोस्ट टाउन्स अक्रॉस द स्टेट दिस सेंसिटिविटी इज शंट। एंड यहाँ पर सिर्फ क्विक प्रॉफिट्स को देखा जाता है, शॉर्ट टर्म प्लान्स को देखा जाता है। देन यहाँ पर एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ की बात की गई, जिसमें यहाँ पर टनल को बिल्ड करने के लिए ब्लास्टिंग की गई।
The project being constructed on the Dholi Ganga river required a tunnel to be built that cut right through the mountain upon which Joshimath is located. लेकिन यहाँ पर NTPC ने क्लियर कट कहा है कि हमने यहाँ पर ब्लास्टिंग का यूज़ नहीं किया है. इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल एनीमोर. तो जैसा चल रहा है वैसे नहीं चलने दिया जा सकता है. स्वीपिंग चेंजेस नीड टू बी मेड फॉर सर्वाइवल. नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्योर साइबर स्पेस फॉर चिल्ड्रन. तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि जो बच्चे हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है, एवरेज स्क्रीन टाइम वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट भी फ़ोन से ही होता है, सब कुछ यहाँ पर फ़ोन से ही होता है. तो यहाँ पर जो एवरेज स्क्रीन टाइम है ये इंक्रीज़ हुआ है. एंड एवरेज स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ भी इंक्रीज़ हुआ है. Multiple lockdowns during COVID-19 forced children to turn to the internet for education, entertainment, everything in between, और जिसकी वजह से एवरेज स्क्रीन टाइम इंक्रीज हुआ है. This prolonged online exposure has increased threats to online safety for children. Online child sexual abuse and exploitation refers to activities जैसे कि production and distribution of child sexual abuse material, live streaming, sexual assault of minors. अब ये ना बहुत ज़्यादा सीरियस हार्म पोज करते हैं टू द चिल्ड्रन who experience psychological stress जैसे कि anxiety, trauma, depression. It can also lead to behavioral changes like drug and alcohol abuse. तो क्या करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर बेसिकली 6 पॉइंट्स बताए गए हैं, 6 डोमेन्स फॉर अ कंट्री टू फोकस ऑन टू इफेक्टिवली एड्रेस दिस इशू. पॉलिसी एंड गवर्नेंस, क्रिमिनल जस्टिस, इंडस्ट्री, सोसाइटी एंड कल्चर, रिसर्च एंड विक्टिम सपोर्ट. Therefore, a broad perspective and a systems level approach should be considered while deciding on strategies and कैसे टैकल किया जाए ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज़ को. अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, एंड जो भी यहाँ पर गैप है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में इसको यहाँ पर रिमूव करने की ज़रूरत है. जो लिमिटेड लॉ इन्फोर्समेंट कैपेसिटीज़ है इसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. यहाँ पर एक स्कीम की बात की गई. स्कीम का नाम है बाइंड, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट. इसमें क्या किया जा रहा है? तो इसमें प्रसार भारती को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट यहाँ पर जो प्रसार भारती है इसकी रीच वाइडन हो सके, ये यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज तक पहुँच सके, इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर एरियाज तक पहुँच सके. तो जो कवरेज है ऑल इंडिया रेडियो का बॉर्डर एरियाज में, ये यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाएगा. With this, the government will expand the coverage of AIR's FM channels to more than 80% of the country's population. तो बेसिकली यहाँ पर डेटा है, लेकिन बाइंड स्कीम आपको पता होनी चाहिए. अब हम चलते हैं आगे. लैंड सब्सिडेंस. तो जोशीमठ के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. According to the US National Oceanic and Atmospheric Administration, subsidence क्या होता है? Sinking of the ground because of underground material movement. It can be caused by a variety of reasons, man-made or natural, जैसे कि removal of water, oil or other natural resources and mining activities, earthquakes and soil erosion. तो ये भी यहाँ पर causes हो सकते हैं subsidence के. The NOAA website says कि ये फिनोमेना बहुत बड़े एरिया पर भी हो सकता है एंड बहुत छोटे एरिया पर भी हो सकता है. हैपन ओवर वेरी लार्ज एरियाज लाइक होल स्टेट्स और प्रोविंसेस और वेरी स्मॉल एरियाज लाइक द कॉर्नर ऑफ योर यार्ड. पॉसिबल कॉज क्या है जोशीमठ का? तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है, ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, और जिसकी वजह से वाटर क्या हो रहा है? वाटर यहाँ पर रॉक में सीप इन हो गया एंड जिसकी वजह से रॉक्स यहाँ पर सॉफ्ट हो गई हैं. द एरिया इज अ सेस्मिक जोन. तो बेसिकली यहाँ पर 5th कैटेगरी में क्लासीफाइड है. MC मिश्रा कमेटी रिपोर्ट विच पॉइंटेड कि यहाँ पर अनप्लान डेवलपमेंट्स नहीं होना चाहिए क्योंकि इस एरिया में पहले से नेचुरल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मेन रॉक के ऊपर फाउंडेशन नहीं है इसका. अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, जोशीमठ सिटी हैज़ बीन बिल्ट ऑन एंशियंट लैंडस्लाइड मटीरियल, मीनिंग इट रेस्ट ऑन अ डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड स्टोन एंड नॉट रॉक. इसका मतलब यह है कि इसकी यहाँ पर हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी ही नहीं है. द लैक ऑफ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर है वो सीप इन होता है इनटू द रॉक्स बिलो एंड रॉक्स यहाँ पर सॉफ्ट हो रही हैं, तो फाउंडेशन वैसे भी स्ट्रांग नहीं है एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो रॉक्स हैं और ज़्यादा सॉफ्ट हो रही हैं. तो ये यहाँ पर कुछ रीजंस हैं. नेक्स्ट द इंडियन डायस्पोरा, ये हम डिस्कस करेंगे. कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इनॉग्रेटिंग द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑन मंडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जो इंडियंस ओवरसीज रहते हैं बेसिकली ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इंडिया के ऑन फॉरेन सॉइल. Atal Bihari Vajpayee government in 2003 has grown in size and scope particularly since 2015. और यहाँ पर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का ये कहना था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, कि ये जो इवेंट है ये इसको बाई एनुअल अफेयर बनाया गया था 2015 के बाद. द ऑनगोइंग प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर इज द 17th एडिशन ऑफ द इवेंट. अब ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है?
It commemorates the return of Mahatma Gandhi to India on January 9, 1915 from South Africa. तो महात्मा गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से. History of the Indian expat. डायस्पोरा का मीनिंग क्या होता है? द टर्म डायस्पोरा ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द ग्रीक डायस्पेरियो, जिसका मतलब होता है डिस्पोजन. The Indian diaspora has grown manyfold since the first batch was taken to the East Pacific and the Caribbean island under the गिरमितिया arrangement. इनको इंडेंचर्ड लेबरर्स की तरह लेकर जाया गया था. द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी सॉ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस शिफ्ट टू दोज कंट्रीज जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से लेबर क्राइसिस हो गई थी. इसीलिए इंडियंस को यहाँ से लेकर जाया गया था वहाँ पर कि प्लांटेशंस में जाकर ये काम करेंगे. सूरीनामीज प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे स्पेशल गेस्ट की तरह. रेफर्ड टू दिस माइग्रेशन सेइंग 2023 मार्क्स द 150th ईयर ऑफ द फर्स्ट such journey of Indians to Suriname as part of the second wave of migration. जब यहाँ पर इंडियंस जाते हैं सिंगापुर मलेशिया में काम कर रहे हैं. द थर्ड एंड द फोर्थ वेव सो प्रोफेशनल्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं, वेस्ट एशिया में जा रहे हैं इन द वेक ऑफ द ऑयल बूम. तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर इंडेंचर्ड लेबर्स की तरह गए, अभी हम देखें तो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की तरह यहाँ पर काम करते हैं. वेरियस क्लासिफिकेशंस. तो ओवरसीज इंडियंस को क्लासीफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में, NRI, PIO एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर डिटेल में डेफिनेशन दी गई है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो. NRIs क्या है? NRIs आर इंडियंस हु आर रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, जो कि रेसिडेंट्स है फॉरेन कंट्रीज के. द PIO कैटेगरी को एबॉलिश कर दिया गया था 2015 में एंड उसको मर्ज कर दिया गया था विद द OCI कैटेगरी. लेकिन जो एग्जिस्टिंग PIO कार्ड्स हैं ये 2023 तक वैलिड हैं, दिसंबर 31 2023 तक. बाद में जो इन कार्ड्स के होल्डर्स हैं दे हैव टू ऑब्टेन OCI कार्ड. तो जो यहाँ पर PIO कैटेगरी है इसको ये सिर्फ यहाँ पर वैलिड है कुछ टाइम के लिए 2023 तक एंड इसको यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया है. तो PIO कैटेगरी वॉज अबॉलिश्ड इन 2015 एंड मर्ज्ड विद द OCI कैटेगरी. अब डेफिनेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द MEA, PIO refers to a foreign citizen except a national of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and Nepal who at any time held an Indian passport or who or either of their parents, grandparents, great grandparents was born and permanently resided in India as defined in Government of India Act 1935. या तो वो स्पाउस है ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ PIO. तो ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा सिटीजनशिप वाले चैप्टर में. अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ OCI वॉज कार्व्ड आउट इन 2006 एंड OCI कार्ड वॉज गिवन टू अ फॉरेन नेशनल जो कि एलिजिबल है टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन January 26, 1950, वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और एट एनी टाइम आफ्टर January 26, 1950 और बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ द इंडिया आफ्टर August 15, 1947. तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको एज इट इज़ याद ही करना है. Numbers geographical spread. As per the report of the Parliamentary Committee on External Affairs, as on December 31st, 2021, there were 4.7 crore Indians जो कि overseas रहते हैं. According to the World Migration Report prepared by the International Organization for Migration under the United Nations, India has the largest immigrant population in the world, making the top origin country globally. तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंडिया से लोग हैं जो कि बाहर जाते हैं, फॉलोड बाय मैक्सिको, रशियन एंड चाइना. और इंडिया के लोग जाते कहाँ हैं? टॉप डेस्टिनेशन क्या है इंडियंस के लिए? तो ये है UAE, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया. रेमिटेंसेस इंडिया बहुत ज़्यादा रिसीव करता है एंड जो बेसिकली यहाँ पर 2022 है इसमें इंडिया रिसीव करेगा $100 बिलियन ऑफ रेमिटेंसेस. यहाँ पर 2020 का डेटा दिया गया है तो इंडिया ने रिसीव किए थे $83.15 बिलियन ऑफ रेमिटेंसेस जो कि चाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करते हैं, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए. द कंट्रीज विद ओवर 10 लाख ओवरसीज इंडियंस इंक्लूड, तो इन कंट्रीज का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं. रेमिटेंसेस अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक आर अ वाइटल सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया. लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिलीज्ड इन नवंबर 2022 ने ये कहा था कि इंडिया जो है ये रिसीव करेगा $100 बिलियन इन ईयरली रेमिटेंसेस. द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट नोट्स दैट इंडिया, चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट आर अमंग द टॉप 5 रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्रीज जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा रिसीव करेगा. अब हम चलते हैं आगे. What is the new Alzheimer's drug given fast track FDA note? तो यहाँ पर इस ड्रग का नाम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिनमैब. इसके अलावा एक और ड्रग थी जो कि 2 साल पहले जिसको अप्रूवल दिया गया था जिसका नाम है एडुकेनुमैब. ठीक है, तो सिर्फ आपको ये नाम पता होने चाहिए. अब ये ड्रग क्या करती है, तो अल्जाइमर होता क्यों है? वैसे अभी कुछ कंफर्म नहीं कि अल्जाइमर किस वजह से होता है, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस है कि अल्जाइमर क्यों होता है
क्योंकि बीटा एमलॉइड प्रोटीन प्लेक्स हो जाते हैं इन द ब्रेन, एंड ये जो यहाँ पर ड्रग है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि रिड्यूस करती है बीटा एमलॉइड प्रोटीन प्लेक्स इन द ब्रेन। लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है क्या अल्जाइमर इसी वजह से होता है और भी कोई रीजन हो सकता है। साइंटिस्ट स्टिल डू नॉट एग्री ऑन व्हाट कॉजेज द डिजीज, पैथोलॉजिकल क्लम्पिंग ऑफ एमोलॉइड प्रोटीन और द ऑटोइम्यूनिटी और हाई लेवल्स ऑफ आयरन इन द ब्रेन आर अमंग सेवरल प्रपोज्ड हाइपोथेसिस। लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है, ये ज़्यादा है कि हो सकता है कि यहाँ पर बीटा एमलॉइड प्रोटीन के प्लेग की वजह से ही होता हो अल्जाइमर्स। द प्रीवियस ड्रग, तो प्रीवियस ड्रग को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया था लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखी नहीं प्रीवियस ड्रग। और राम टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इकोनॉमी पेज पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर बात की गई है मिनिस्ट्री हैड कॉन्स्टिट्यूटेड, तो मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट की थी इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स जो कि एग्जामिन कर रही थी कि चार्जिंग पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कि यहाँ पर एक ही चार्जर होना चाहिए टाइप सी जो कि यहाँ पर सब डिवाइसेस में लग सके और जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये भी कम जनरेट होगा। The ministry had constituted an interministerial task force to examine uniformity in charging ports. In November, a consensus emerged on adopting USB Type-C as a common charging port. And BIS ने यहाँ पर standards publish किए हैं for USB Type-C plug and cables, which is aimed at providing common charging solutions for the smartphones and other electronic devices sold in the country. प्रो बोल्सोनारो राइटर्स स्टॉर्म ब्राज़ील्स टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राज़ील में बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जैर बोल्सोनारो, उनकी सपोर्टर्स मानने को रेडी ही नहीं है कि बेसिकली यहाँ पर जैर बोल्सोनारो इलेक्शन हार चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट कर दी, वॉलेंस स्टार्ट कर दिया, एंड जीते कौन है, तो जीते हैं लूला दा सिल्वा। Thousands of demonstrators bypassed security barricades, climbed on roofs, smashed windows। तो आप देख सकते हो इमेज में क्या कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है बाखमुत, तो बाखमुत कहाँ पर है, इन द ईस्टर्न डॉनबास रीजन, तो यूक्रेन में है। डॉनबास, डोनेट्स्क, ल्यूहांस्क ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको जो भी हमने पढ़ा, जो भी आपने हाईलाइटेड पोर्शन देखा, तो अगर आपको हाईलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन जो कि हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे बाय यूपीआई टू द mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। जो भी आपको सोर्सेज यहाँ पर देख रहे हैं इन सारे सोर्सेज से करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है जो भी रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने जोशी मठ के बारे में डिस्कस किया, मिश्रा कमेटी के बारे में डिस्कस किया और ये सब क्यों हो रहा है उसका रीज़न हमने डिस्कस किया। देन हमने ये डिस्कस किया कि हायर जुडिशरी में सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कम है, एससीज का रिप्रेजेंटेशन कम है, एसटीज का रिप्रेजेंटेशन कम है, माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कम है। देन हमने डिस्कस किया कि तमिलनाडु में गवर्नर एंड जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उसके बीच में फेस ऑफ चल रहा है। देन हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 डिस्कस किया जो कि ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का जैसा रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन राम जन्मभूमि इसका एक्सेप्शन है। देन हमने यहाँ पर मेक इन इंडिया के बारे में डिस्कस किया, सीपी की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, ब्राज़ील वॉयलेंस। तो ब्राज़ील वॉयलेंस ये हुआ क्योंकि यहाँ पर जो बोल्सोनारो हैं उनके सपोर्टर्स मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि वो इलेक्शंस को हार गए। इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है कि यहाँ पर क्यों पैरिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन एज टू वोट एंड कंटेस्ट। तो वोट देने में और इलेक्शंस को कंटेस्ट करने में अंतर होता है क्योंकि बेसिकली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, लॉज को इनेक्ट करते हैं फॉर द कंट्री। और BR अम्बेडकर जी का भी यही कहना था कि जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं हमारे लिए लॉज बनाने तो इनके पास हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो भले ही वो यहाँ पर एजुकेटेड ना हो लेकिन यहाँ पर सोशल एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने एक ट्राइब के बारे में डिस्कस किया, माइसिंग ट्राइब, एंड हमने यहाँ पर FRA 2006 के बारे में एक पॉइंट देखा है बस। देन हमने यहाँ पर वोका लिगास, लिंगायत,
पंचमसली सबसेक्ट, ये सब हमने डिस्कस किया। देन डू नॉट आउटसोर्स एक्सीलेंस, तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि आप यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट मत करो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आकर अपने कैंपसेस यहाँ पर सेटअप करें। आप खुद की यूनिवर्सिटीज़ को ग्लोबल लेवल का बनाओ, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि ओबीसी डेटा वॉइड, तो यहाँ पर ओबीसी के बारे में डेटा ही नहीं है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट जोशीमठ, तो बहुत पहले से पता है कि जोशीमठ में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए। तो अब तो खैर आपको बिजनेस एज यूजुअल नहीं करना है, आज यहाँ पर स्वीपिंग चेंजेस करने की ज़रूरत है। सिक्योर साइबर स्पेस फॉर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हमने पॉइंट डिस्कस किया, जनरल पॉइंट। देन हमने बाइंड स्कीम के बारे में डिस्कस किया। बाइंड स्कीम यहाँ पर बात करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा प्रसार भारती को, सो दैट यहाँ पर जो प्रसार भारती है ये अपनी रीच को वाइडन कर सके। प्रसार भारती क्या है? पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। द इंडियन डायस्पोरा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिफरेंस डिस्कस किया कि यहाँ पर एनआरआई कौन होते हैं, पीआईओ कौन होते हैं, ओसीआई कौन होते हैं। इंडिया 2022 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करेगा, $100 बिलियन, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। एंड देन यहाँ पर जो इंडिया के लोग हैं इनके लिए टॉप डेस्टिनेशन क्या है। यहाँ पर हमने लैंड सब्सिडेंस के बारे में डिस्कस किया कि लैंड सब्सिडेंस क्या होता है, एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि BIS ने यहाँ पर स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं फॉर USB टाइप सी चार्जर्स। अब यहाँ पर बात की गई है कि सिंगल चार्जर होना चाहिए डिवाइसेस के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर ई वेस्ट भी कम होगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।